कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं रहा जहाँ पंजाबी नहीं है। पंजाब के लोगों में पहले से ही इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी कि पंजाब वाले जो मीन्स अपने घर गिरवी रख के, अपने जेवर तक बेच के, अपने गहने उन्होंने बच्चों के भी जो हल्के फुल्के बनाए होते हैं वो भी बेच के 60-60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया इतने पैसे खर्च करके लोग बाहर गए। अब तो ये बात तो सही आ रही है कि उसे दिल्ली में क्यों नहीं उतारा गया, या उसमें गुजरात से भी लोग थे तो वहाँ क्यों नहीं उतारा गया। तो एक स्टेटस लेवल बन गया कि अच्छा पड़ोसी चले गए, मैं क्यों रह गया, मेरा भी जाना चाहिए, मेरा क्यों नहीं जाना चाहिए। वो चीज़ें ना होती तो शायद वो झगड़ा करते या कुछ। हमारे पंजाब के पानी की बात हम करें तो हमारे पानी को वहाँ पे पूरी तरह से प्रदूषित किया जा रहा है इंडस्ट्री की ओर से। उस चीज़ को किसने रोकना है? सरकार ने रोकना है, सरकारी तंत्र ने रोकना है। क्यों नहीं रोक पा रहे? तो बंदा यहाँ से वहाँ गया है, उसका सारा कुछ, उसका ना उसने अपनी जवानी देखनी है, ना उसने कुछ एंजॉय करना है, ना उसने अपना बुढ़ापा देखना है। पहले कर्जा उतारेगा 50-60 लाख का जो लिया हुआ है, उसके बाद अपने घर का गुजारा चलाएगा, वहाँ अपना गुजारा चलाएगा। उसने बोला कि मैं 60 लाख रुपया मेरे से उसने लिया था, मुझे लीगल वीज़ा के थ्रू भेजने का उसने मेरे साथ वादा किया था। कई माँ बाप बोल रहे हैं कि दुबई तक तो हमसे इनकी लगातार बात होती रही, दुबई के बाद ये क्या पहुंचे हमें पता ही नहीं है। नमस्कार, पांचजन्य के इस विशेष संवाद में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से कुछ शब्द भारतीय मीडिया में और देश विदेश में गूंज रहे हैं, जैसे कि डिपोटेशन, डंकी वीज़ा या डंकी रूट, और साथ ही साथ इलीगल इमिग्रेशन, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती पर सवाल। ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुद्दा उठ रहा है वो पंजाब को लेकर उठ रहा है, क्योंकि हाल ही में 104 लोग जो अमेरिका ने डिपोर्ट किए हैं, भारतीय लोग, उनमें से करीब 30 लोग पंजाब के हैं, 33 लोग गुजरात के हैं, कुछ महाराष्ट्र के, केरला के भी हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है, जो पंजाब के लोगों का भी सवाल है, कि आखिर पंजाब के लोगों को सीधे अमृतसर में क्यों उतारा गया, आखिर पंजाब को ही क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। दरअसल इसके पीछे वजह ये भी है कि हम पिछले कुछ सालों से देखें तो पंजाब के अंदर युवाओं में, विशेष तौर से कनाडा और अमेरिका जाने का जो क्रेज़ दिखाई देता है, वो ये सवाल उठाता है कि आखिर पंजाब के युवा या वहाँ के लोग डंकी रूट या इलीगल इमिग्रेशन के तहत भी जाने को क्यों मजबूर हो जाते हैं। ये भी खबरें आई हैं कि इनमें से कई लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद तक बेच दी, लाखों रुपए उससे इकट्ठा किए, और फिर भी इसी तरह से वीज़ा लेकर, जो फ़र्ज़ी वीज़ा होता है वो लेकर वो इस रूट से गए, जान जोखिम में डाल के गए। आखिर पंजाब में ऐसी क्या दिक्कतें हैं और क्यों वहाँ का युवा इलीगल रास्ते से ही सही लेकिन जाना चाहता है? ये एक अपने आप में इसलिए मुद्दा है क्योंकि सालों से वहाँ से लोगों को हम देख रहे हैं पलायन करते हुए। पंजाब की तस्वीर इसे लेकर किस तरह से बदली है, पंजाब की परिस्थितियां क्या हैं, और क्यों मजबूरी में वहां से लोग जाना चाहते हैं, या ये क्रेज वहां पर क्यों है, इसे जानने और समझने के लिए हमारे साथ है पंजाब से ही वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कौशल जी। प्रमोद जी, आपका पांचजन्य में बहुत बहुत स्वागत है। आप पंजाब में ही रहे, पंजाब को अच्छी तरह से समझते हैं। अभी ज़रूर ये विवाद उठ रहा है कि जो 104 लोग डिपोर्ट किए गए हैं, उसमें से जो 30 लोग हैं वो पंजाब के, इसके अलावा 33 बाकी लोग भी हैं कई जगह के हैं। लेकिन ये नाराज़गी पंजाब में दिख रही है कि इन्हीं लोगों को हाईलाइट क्यों किया जाता है। सीधी सी वजह यही है कि हम अगर कल्चर देखें, आप शाहरुख खान की मूवी याद कर लीजिए, डंकी अभी आई थी, जिसमें पंजाब से ही डंकी रूट से शाहरुख खान जो है यूके जाते हैं, उसमें भी पंजाब। जब हम उड़ता पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब के ड्रग्स कल्चर को हाईलाइट किया जाता है। ये वो मुद्दे हैं जो पंजाब से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हाईलाइट किया जाता है। लेकिन पंजाब के लोग इसे लेके आहत क्यों होते? क्या वाकई में छवि खराब होती है? और ऐसी क्या वजह है कि वहाँ के लोग ज़्यादातर अमेरिका और कनाडा जाने के लिए इतने लालायित रहते हैं कि अपनी ज़मीन जायदाद तक बेचने को तैयार हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो डिपोर्टेशन की बात अभी रिसेंटली जो इशू बना हुआ है कि अमृतसर में वो जहाज़ की लैंडिंग होती है तो अमृतसर में क्यों होती है, बात पंजाब में नाराज़गी की जब हम करेंगे तो ये बात तो सही आ रही है कि उसे दिल्ली में क्यों नहीं उतारा गया, या उसमें गुजरात से भी लोग थे तो वहाँ क्यों नहीं उतारा गया। पंजाब की छवि जो है उसे बिगाड़ने की कोशिश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है।
अच्छा, अब उसमें बात कई चीज़ें आ जाती हैं। गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा डिसीज़न लिया है, ये तो गवर्नमेंट के एंड की बात है, गवर्नमेंट ही बता सकती है। लेकिन पंजाब के लोगों में पहले से ही इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़गी थी कि पंजाब वाले जो मीन्स अपने घर गिरवी रख के, अपने ज़ेवर तक बेच के, अपने गहने उन्होंने बच्चों के भी जो हल्के फुल्के बनाए होते हैं वो भी बेच के 60-60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया इतने पैसे खर्च करके लोग बाहर गए हैं। अब रही बात कि क्रेज़ क्यों है? क्रेज़ इसलिए भी है कि एक तो वहाँ पे शुरू से टेररिज्म स्टेट रहा हुआ है, बॉर्डर का एरिया है, पाकिस्तान साथ लगता है। वहाँ पे जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जितनी वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं हुई। ऊपर से पंजाबी जो शुरू से विदेशों में गए हुए हैं, दुनिया के करीब सभी देशों में, कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं रहा जहाँ पंजाबी नहीं है। तो बेहतर भविष्य के तलाश में, अच्छी कमाई की तलाश में, अच्छे अपने रहन सहन के लिए लोग विदेशों में जाते हैं, वहाँ जाके सेटल होते हैं और उससे पंजाब की जो इकोनॉमी है उसमें एनआरआई जो है वो बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अच्छा, पंजाब की जब बात चलती है तो पंजाब की बदनामी की बात जब चलती है कि पंजाब को ही हाईलाइट किया जाता है हर इशू में, तो उसमें आप देखिए कि अब डंकी की आप ही ने बात करी है ना, शाहरुख खान ने जो मूवी बनाई है डंकी, तो उस मूवी में भी वो पंजाब से गए हैं लंदन को, तो वो बॉम्बे से क्यों नहीं गए, वो गुजरात से क्यों नहीं गए, है ना। बात यह है कि बॉलीवुड में भी जब उड़ता पंजाब बना है तो नशा सिर्फ पंजाब में नहीं है, ऐसी तो कोई बात नहीं है, पूरे देश के कई राज्यों में ऐसी रिपोर्ट्स हम देखते हैं कि नशा वहाँ से काफ़ी बड़े लेवल पे चल रहा है, लेकिन उसमें भी पंजाब को ही दिखाया गया, है ना। राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, वो बोलते हैं कि एक बड़े लेवल पे जो युवा हैं वो नशे में लगे हुए हैं, तब भी पंजाब को बदनाम किया जाता है। तो पंजाब को लेकर के जब पंजाब को ऐसी चीज़ों में रखा जाता है, टारगेट किया जाता है, तो पहले ही वहाँ पे काफ़ी सेंसिटिविटी जो है वो चलती है और लोगों में ये आ जाता है कि ये हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, मेरा कोई फैमिली मेम्बर होगा या आपका कोई फैमिली मेम्बर होगा, आप इतने बड़े लेवल पे जब पैसे लगा के किसी को बाहर भेजेंगे तो दुख जो है वो स्वाभाविक है। अच्छा, दुख इस बात को लेकर के ज़्यादा नहीं है कि वो डिपोर्ट हो गए हैं, दिक्कत इस बात को लेकर के आ रही है कि उनको जैसे भेजा गया है वहाँ वापस, मीन्स उनको बेड़ियों में बांध के भेजा गया है, उनके साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया है, तो उस चीज़ को लेकर दिक्कत है। लेकिन समस्या ये भी है कि जब यहाँ से कोई भी जाना चाहता है, देखिए पीछे स्टडी वीज़ा का काफ़ी क्रेज़ रहा, बड़े लेवल पे जो बच्चे हैं, पहले कहा जाता था कि जो जट फैमिलीज़ हैं उनके बच्चे बाहर जा रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में जो पंजाब के मीन्स महाजन फैमिलीज हम जिन्हें बोल देते हैं, हिंदू फैमिलीज जिन्हें बोल दें कि ब्राह्मण बनिए, है ना, तो इनके बच्चे जो हैं वो बड़े लेवल पे बाहर गए हैं। मीन्स शहरों से बहुत बड़ा नंबर जो है बच्चों का वो पढ़ के बाहर गया है। तो जब वो बच्चे भी बाहर जा रहे हैं, क्रेज़ बढ़ रहा है कि हाँ हमने जाना है, तो उस चीज़ को लेकर के कौन उन्हें समझाएगा, कौन उन्हें रोकेगा? वो दायित्व जो रहता है वो सरकार का ही रहता है कि हम आपको यहाँ पे बेहतर सुविधाएं देंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, आप वहाँ पे ना जाइए। अच्छा, पंजाब का जो बच्चा है उसे भारत के शहरों के नाम इतने याद नहीं होंगे जितने कनाडा के शहरों के नाम याद रहेंगे। मान लीजिए मैं पंजाब में बैठा हूँ तो मुझे पता है कि टोरंटो कैसा है, मुझे पता है कि कैलगरी कैसा है, मुझे पता है वैंकूवर के क्या हालात हैं, मुझे पता है सरी में क्या हो रहा है, मुझे पता है एडमिंटन का वेदर कैसा है। तो कनाडा तो हम लोगों के टिप्स पे रहता है, वो इसलिए रहता है कि वहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ा जो पंजाबी डायस्पोरा है वहाँ पे बैठा हुआ है। अब देखिए कि अब क्रेज़ की बात जब जैसे चल रही है कि पंजाबी में क्रेज़ क्यों है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं, 13 एमपीज चयनित होके भारत की संसद में पहुंचते हैं और 25 प्लस एमपी जो पंजाबी डायस्पोरा के हैं वो कनाडा में है ना। तो 25 से ज़्यादा एमपी वहाँ पे है, मीन्स पंजाब तो फिर वहाँ बस रहा है ना। तो पंजाबियों का स्वाभाविक तौर पे
रुझान जो है वो ऑटोमेटिकली उधर को जाता है। उसके बाद में फिर बात आ गई कि बॉलीवुड की, कि डंकी फिल्म हो या उड़ता पंजाब हो, पंजाब को ही टारगेट किया गया, तब भी बड़ा उस चीज़ को लेके विरोध हुआ था। और सभी चीज़ें इंटरलिंक हो जाती हैं साथ के साथ। अभी सारी चीज़ों को जब हम जोड़ते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने निकल के आती है कि पंजाब को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उसी चीज़ की दिक्कत जो है वो शुरू से लेके अभी तक चली आ रही है, और उस चीज़ को दूर करने के बजाय आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जख्मों के नमक वाली जो बात है वो हो जाती है। आप पंजाब की जो बात कर रहे हैं परिस्थितियों की, देखिए हरित क्रांति के समय में पंजाब का बहुत बड़ा योगदान था। पंजाब की खेती को लेकर उस टाइम पंजाब में पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज़्यादा थी जी। लेकिन उसके बाद 80 के दशक में, 90 के दशक में आतंकवाद का जो साया पंजाब के ऊपर आया, उसके बाद कई युवाओं को वहाँ से जाना पड़ा। एक तरह से डिरेल हुआ पंजाब इस आतंकवाद की वजह से। दूसरी बात, एक स्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं रही। किसानी की ओर से जो युवा हैं उनका ध्यान भटक गया, वो किसानी नहीं करना चाहती, ये भी खबरें आती हैं। क्या एक यही वजह है कि वहाँ पर जो सरकारें हैं उन्होंने इसका ऑप्शन नहीं ढूंढा? दूसरा, उसी समय में जो गुजरात उस समय का था, या जो आंध्रा, बाकी जो प्रदेश थे जो बहुत नीचे थे, मध्य प्रदेश को भी ले लीजिए, वो ऊपर चले गए। उन्होंने वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगी, डेवलपमेंट हुए, प्रोग्रेस हुई। उस तरह की प्रोग्रेस पंजाब जैसे राज्य में क्यों नहीं हो पाई? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? परिस्थितियाँ जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है, या वहाँ के लोगों की सोच जो कि अब विदेशों की तरफ पलायन करने में ज़्यादा है? देखिए, लोगों की सोच को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उसका वजह ये रहती है कि लोग हमेशा अपने हिसाब से चीज़ों को लेते हैं। मान लीजिए मुझे कोई फैसला लेना है, मैं अपने लिए सोचूंगा पहले, उसके बाद में सभी के लिए सोचूंगा। लेकिन ये चीज़ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने कैसे चीज़ों को लेना है। हरित क्रांति की बात हम कर रहे हैं, पंजाब में पानी का इशू बड़े लंबे समय से चला आ रहा है कि पंजाब को पानी नहीं मिल रहा। हमारे पंजाब की कई ज़मीनें ऐसी हैं जो पानी के क्लस्टर थे, वाटर क्लस्टर थे, वो ज़मीनों पे कब्जे हो गए। छुड़वाने किसने थे? सरकारों ने। हमारे पंजाब के पानी की बात हम करें तो हमारे पानी को वहाँ पे पूरी तरह से प्रदूषित किया जा रहा है इंडस्ट्री की ओर से। उस चीज़ को किसने रोकना है? सरकार ने रोकना है, सरकारी तंत्र ने रोकना है। क्यों नहीं रोक पा रहे? उस चीज़ को लेके एजिटेशन चल रहा है। नमामि गंगे इतने बड़े लेवल पे प्रोजेक्ट चल रहा है, यमुना की सफाई का इशू दिल्ली में चल रहा है, तो पंजाब में सतलुज है, पंजाब में बुड्ढा दरिया है, उसकी सफाई का इशू जो है वो बड़ा इशू है। वो चीज़ें सारी किसानी से जुड़ी हुई हैं। किसानों, जब हम बोलते हैं ना कि नौजवानों का किसानी के प्रति रुझान, किसानी जो है वहाँ पे मुनाफे का सौदा नहीं रहा, घाटे का सौदा चल रहा है। अच्छा, उस पर कैसे होगा? मीन्स एमएसपी की डिमांड जो है वो लंबे समय से चल रही है। स्टेट ने जो एमएसपी देनी है वो स्टेट देगी, जो सेंटर ने देनी है वो सेंटर देगी, लेकिन वो चीज़ें उनकी पूरी नहीं हुई। और उसके बाद फिर जब बात आ जाती है कि हरित क्रांति में पंजाब ने इतना बड़ा योगदान दिया है, उसके बाद में दिक्कत कहाँ पे आई? बाद में दिक्कत यही आई, फिर वहीं पे बात आ जाती है कि पंजाब टेररिज्म जब पंजाब में आया, वहाँ के युवाओं के साथ कई ऐसे नाजायज़ चीज़ें हो गई कि उनको पंजाब छोड़ के विदेश जाना पड़ा। अब देखिए कि क्रेज़ नहीं था, उस समय क्रेज़ नहीं था, मजबूरी थी वो। हाँ, उस समय उन्होंने अपनी जान बचाई। कई लोग ऐसे थे जो अपनी जान बचा के बाहर भागे। तो वो चीज़ों को हम नहीं देखते, है ना। तब अभी रिसेंटली 2 पुलिस वाले जो हैं वो नामजद हुए हैं ऐसी चीज़ों में, और कई केस आ रहे हैं कि बड़े लेवल पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है। पंजाबियों को मीन्स कई नौजवान ऐसे थे जिनका नाजायज़ वहाँ पे एनकाउंटर किया गया है ना। वो चीज़ें जो हैं वो तब से जुड़ी हुई हैं, और तभी पंजाब जो है वो हर बात जब आ जाती है, देखिए हम जब बात करते हैं कि पंजाबियों के योगदान को कभी भी नज़रअंदाज कहीं पर भी नहीं किया जा सकता, चाहे वो देश की आज़ादी की बात हो, चाहे वो और चीज़ें हो, आर्मी में हो, सरहद पे लड़ने का मामला, सब जगह पंजाबियों की बात जो है, हम पंजाबी जो है वो हर लेवल के ऊपर देश के लिए खड़े हैं। जब वो किया जाता है कि नहीं जी ये तो आतंकवादी हैं, ऐसा नहीं ना हो सकता। अभी आप हर एक पगड़ीधारी को ये नहीं कह सकते कि आप आतंकवादी हो, या हर एक पंजाबी को ये नहीं कह सकते कि आप आतंकवादी हैं, या पंजाब जो है वो हम सभी का है।
पंजाब किसी एक का नहीं है, देश जो है वो देश भी सभी का है। सो उस चीज़ को जो पंजाब वालों की बात फिर वही आ गई कि भावनाएं जो जुड़ी होती हैं उनको उनका सम्मान हर जगह पे होना चाहिए। अभी प्राइम मिनिस्टर की ओर से भी हम जब देखते हैं तो वो गुरुद्वारे में जब जाते हैं तो बड़ी श्रद्धा के साथ वहाँ पे जाते हैं, नतमस्तक होते हैं, वहाँ पे लंगर खुद खाते भी हैं, बरताते भी हैं। और पाकिस्तान जो करतारपुर साहिब का कॉरिडोर की बात आए तो वो भी कॉरिडोर वाला जो मामला है वो सॉर्ट आउट किया गया है। कॉरिडोर अफगानिस्तान से भी हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां मंगाई गई थी को लेके आए हैं पूरे सम्मान के साथ। तो वो चीज़ें जब आती हैं तो देखिए जो पंजाबी है ना, ख़ास तौर पे सिख कौम है, इन लोगों को आप प्यार के साथ जितना मर्जी आप इनसे जो मर्जी ले लीजिए। मीन्स हमारे पंजाबी में कहावत है कि प्यार ना तो साड़ी जान भी ले लो, धक्का करोगे तो अभी समांगे नहीं, है ना। तो प्यार के साथ तो ये लोग सभी कुछ करते हैं। अच्छा, फिर अब बात हम जिस इशू पे कर रहे हैं, हम इस इशू पे बात कर रहे थे, उस मुद्दे पे आते हैं कि लोगों का इसमें कोई एक सिंगल % भी कसूर नहीं है जो जा रहे हैं। कसूर क्यों नहीं है? जब लोग यहाँ पे जाते हैं तो वो इलीगल नहीं जाते, लोग एजेंट के पास जाते हैं, वो उसे लीगल वीज़ा के थ्रू भेजने का ही बात करते हैं। हमारी कई लोगों से जब बात होती है, कई लोग जब अभी कुछ लोगों से जब बात चल रही है तो उन लोगों को यही बोला जाता है कि आपको लीगल वे से भेजेंगे, बड़ी रकमें लेते हैं। वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस हैं, वो एक जो नौजवान वापस आया है, मुझे अभी पता चला है कि उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट की है कि उसको वहाँ पे जो पॉलिटिकल असाइलम, जो वहाँ पे एक क्लॉज चलती है कनाडा में, अमेरिका में, कि आप जब यहाँ से जाते हो तो वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम लेके आप वहाँ पे स्टे ले लेते हो। तो उसमें गवर्नमेंट वहाँ की जो है वो आपको एक राशि देती है आपके लिए कि आप इतने पैसे हम आपको देंगे, आप यहाँ पे शरणार्थी हो। तो वहाँ पे जब वो शरणार्थी बन जाते हैं तो वहाँ पे वो रहते हैं, लेकिन वो वापस स्वदेश नहीं आ सकते, भारत नहीं आ सकते। तो एक युवक ने वो डाली है लेटर, और काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा है कि वो जिन पार्टियों पे वो उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो लंबे समय से पैसे लेके चिट्ठियाँ बांटते आए हैं, और उनकी ओर से भी आया कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बात फिर वही आ गई कि उस नौजवान ने ये तक कह दिया कि वहाँ पे जब मैंने पॉलिटिकल असाइलम के लिए वो लेटर लगाया तो वहाँ से जब कॉल आया इन लोगों को तो इन्होंने बोल दिया कि हमारा इससे कुछ लेन देन नहीं। मतलब जिस कंपनी ने वीजा दिया, वो जो एजेंसी होगी, है ना। अभी आपको ये चीज क्लियर करने लगा हूँ। अच्छा, इसको हम थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। एक बात बताइए, जो हमने जितने लोगों को वहां से देखा है जो डिपोर्ट किए गए हैं, और पहली बार नहीं किए गए हैं, 2009 से लगातार डिपोर्टेशन चल रहा है। जो डिपोर्ट किए गए लोग हैं उन्होंने, कोई कह रहा है 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए ज़मीनें बेच के उन्होंने इकट्ठा करा। सवाल यहाँ ये उठता है कि वो 1 करोड़ रुपए भारत देश के अंदर ही कोई बिजनेस क्यों नहीं कर सकते थे? लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जिस डंकी रूट से पहुँचते, पैसा खर्च कैसे कैसे होता है, किन किन को देना पड़ता है? ये देखिए, जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वो आगे कोई पैसा नहीं देते हैं, रास्ते में जाकर के उनको जब पैसा कुछ होते हैं उनसे तो उनसे छीन लिए जाते हैं। आप कुछ मूवीज़ में ये चीज़ें सारी जो हैं वो अच्छे से भी बताई गई हैं, लेकिन वो यहाँ पे एजेंट के पास जाते हैं। अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे एजेंट के पास जाते हैं। एजेंट उनको बताता है कि मैं आपको अमेरिका भेजूंगा, लीगल रूट से भेजूंगा, लीगल वीज़ा से भेजूंगा, और वहाँ पे आपको जॉब दिलाऊंगा। राइट, उनसे कमिटमेंट हो जाती है। उसके बाद में एजेंट से तय हो जाता है कि आप मुझे इतने पैसे देंगे। फॉर एग्जांपल 50 लाख में सौदा हो गया उनका, तो वो एजेंट ने उन्हें बोलना है कि मैं आपको भेज रहा हूँ। तो यहाँ से जब डंकी रूट की बात आती है, पहले तो उनको लीगल वीज़ा से भेजने की बात होती है। तो यहाँ से कभी दुबई ले जाते हैं, वहाँ बिठा दिया, फिर बोल रहे हैं कि आपको वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया, बताइए आपको वापस जाना है या हम डंकी रूट से भेज दें आपको, है ना। तो डंकी रूट से जब फिर भेजते हैं, फिर पनामा के जंगलों की बात आ जाती है। फिर वहाँ से बड़ा टफ रूट है, मीन्स कभी वहाँ से मीन्स पानी में से जाना पड़ता है, गुफाओं में से जाना पड़ता है, जंगलों में रहना पड़ता है, खाने को नहीं मिलता, वहाँ पे क्या हो जाए क्या ना हो जाए।
है ना। ऐसे हमने कुछ वीडियोस देखे हैं जो वहाँ से लौटे हैं, जो सोशल मीडिया पे इन दिनों हम देख रहे हैं कि कुछ कंकाल भी पड़े हुए हैं, इवन कंटेनर के अंदर भर भर के लोग जाते हैं। ये हमने लगातार देखा, ये सारी चीज़ काफ़ी अमानवीय तरीके से वो ये रिस्क लेने के लिए इतना तैयार हो जाते हैं सिर्फ वहाँ असाइलम पाने के लिए। असाइलम के लिए नहीं, मैं फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ। मान लीजिए मैंने एक एजेंट को 50 लाख रुपया दे दिया, मेरे पास ऑप्शन क्या है? मुझे पता है कि मैं वापस जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। मुझे पता है कि मैं कितने सपने लेके आया हुआ हूँ, मेरे साथ मेरे परिवार के सपने जुड़े हुए हैं। एक बंदा जब विदेश जाता है, उसकी जवानी, उसकी जीवन जो है पूरा खप जाता है। उसके बाद पीछे वालों का जो है उनका विदेश है। जो बंदा यहाँ से वहाँ गया है, उसका सारा कुछ, उसका ना उसने अपनी जवानी देखनी है, ना उसने कुछ एंजॉय करना है, ना उसने अपना बुढ़ापा देखना है। पैसे कमाते कमाते पहले कर्जा उतारेगा 50-60 लाख का जो लिया हुआ है, उसके बाद अपने घर का गुजारा चलाएगा, वहाँ अपना गुजारा चलाएगा। मीन इस चीज़ को जब हम अपने पे लेके सोचेंगे ना, हमें पता चलेगा कि स्थिति कितनी विकट बनी हुई है। मीन लोग कितना संघर्ष कर रहे हैं। जो लोग आए हैं उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, जिन लोगों ने सारा कुछ बेच दिया। आपने कई रिपोर्टर्स भेजे थे अपने बातचीत करने के लिए, जो लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए, क्या उनसे बात करके क्या लगा, क्या बताया उन लोगों ने? देखिए, लोग तो ये है कि एक अमृतसर के अभी बात चल रही थी, उस नौजवान ने अभी वहाँ पे कंप्लेंट किया है, तो एक एजेंट पे FIR भी लॉन्च हुआ है आज। तो उसने बोला कि मैं 60 लाख रुपया मेरे से उसने लिया था, मुझे लीगल वीज़ा के थ्रू भेजने का उसने मेरे साथ वादा किया था। मैं आपको वो बाइट दूंगा यहाँ पे, आप वो बाइट इस पूरे वीडियो के साथ हम उसे डिस्प्ले करेंगे ताकि मीन्स सही जो स्थिति है वो ज़रूर पता चले। और 60 लाख में से वो बोलता कि मुझे 5 लाख रुपया जो है वो वापस आ गया है, अभी मेरा 55 लाख रुपया जो मेरा है वो देने को रहता है। अब सवाल फिर आप कहते हैं कि इतने पैसे लगा के भारत में क्यों नहीं, विदेश में क्यों? आप ये बताइए कि वहाँ पे इतने पैसे लगा करके क्या सिक्योरिटी है कि मेरा रोज़गार चल जाएगा, है ना। और फिर मान लीजिए मैं अमेरिका जाता हूँ, मैं वहाँ पे $1 कमाता हूँ, तो मेरे 1 के 80 बनते हैं। यहाँ पे 80 कमाऊँगा तो $1 बनेगा। ये चीज़ें जो है वो कैलकुलेशन में जब जाते हैं ना हम लोग, मीन्स हम विदेश में घूमने जाते हैं। मान लीजिए मैं विदेश में कहीं घूमने गया हूँ, हालांकि मैं ज़्यादा नहीं गया कभी, लेकिन अगर मैं जाऊँगा भी तो मैं वहाँ पे जब पैसे खर्चूँगा कि वहाँ पे मेरे $5 की मुझे ये चीज़, ये कप मुझे $5 का मिलेगा, तो मैं देखूंगा कि हम कैलकुलेट करते हैं। ज़्यादातर भारतीय जो है वो कैलकुलेट ज़रूर करते हैं। ये मैं अगर भारत में लूँगा तो मुझे ये 150 का मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं अगर ये $5 का ले रहा हूँ तो ये 400 का पड़ रहा है, यार रहने दो, वहीं से ले लेंगे, है ना। तो वो चीज़ें जब कैलकुलेशन होती है। अच्छा, फिर जब हम पंजाब में जब NRIs आते हैं, हम उनका एक ऑरा देखते हैं कि वो आते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े बड़े उनके घर हैं, और आते हैं फुल वो ऐश करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसके पीछे उनका संघर्ष कितना है। जाइए आप विदेश, जाने को कौन रोक रहा है, जाइए, लीगल वे से जाइए ना, क्या दिक्कत है। वीज़ा दे रहे हैं सभी कंपनी, सभी देश वीज़ा दे रहे हैं आपको आने का। मीन्स अलग अलग स्कीम्स के तहत वो वहाँ पे अपनी PR जो है वो दे रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। अभी कनाडा की बात भी करें कि कनाडा में जो स्टूडेंट्स जा रहे थे इस साल वो कम हुआ है आंकड़ा, है ना। वो कम क्यों हुआ है कि वहाँ पे रिसेशन बहुत है, वहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, तो लोगों को भी पता चल रहा है कि अब जाएंगे तो वहाँ पे जाके दिक्कत होगी। अब फिर समस्या वही है कि इसमें पूरी तरह से, अब पहले भी मैं एक बात बताता हूँ आपको कि 1996 में, अभी तो ये रीसेंट इशू है, मीडिया काफ़ी हावी है, सोशल मीडिया बड़े लेवल पे, इसलिए ये इशू रेज हो रहा है कि इतने बड़े लेवल पे लोग आ रहे हैं, इलीगली गए थे और इलीगली जाने पे ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही है। इससे पहले माल्टा बोट कांड हुआ है पंजाब में, वो बहुत इशू रहा है बड़ा। उसमें मीन्स दर्जनों की संख्या में जो पंजाबी थे, आई थिंक 50+ जो पंजाबी थे, वो लोग मीन्स लापता हुए हैं, उनकी मौत हुई है। 96 की ये घटना है, तो तब भी ये इतना बड़े लेवल पे ये चीज़ हुई है। तो बात फिर वही आ जाती है कि वहाँ पे युवाओं को अच्छे अवसर देने होंगे। अगर पंजाब की ही बात करें तो अच्छे अवसर मिलेंगे, तो कोई नहीं चाहता अपना घर छोड़ के जाना, अपना परिवार छोड़ के जाना। लेकिन एक बात बताइए आप, ये जो आपने बताया पूरा प्रोसेस कि इस तरह से जाते हैं, पैसे लगाते हैं, ये तलवार तो हमेशा लटकी रहती होगी इन लोगों के ऊपर डिपोर्ट होने की।
जिस तरह से ये लोग जाते हैं वहाँ पर। एजेंट्स जो होते हैं हाँ, तो लेकिन ये फंसते कैसे हैं? इलीगल, ये कानूनी तरीके से भी जा सकते हैं, लेकिन आखिर कई लोग ऐसे हैं जो फंस जाते हैं, जो ट्रैप होते हैं ये एजेंट्स के जरिए। और विशेष तौर से अगर हम बात करें तो आप देखिए पंजाब में तो एक बिजनेस मॉडल बन गया ये वीज़ा एजेंसीज का। और लोग जो है बुरी तरह से इस ट्रैप में फंसते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ जाने का ज़बरदस्त क्रेज है, वजह जो भी हो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले डंकी रूट का भी हम जब बात करते हैं तो डंकी है क्या, पहले तो वही समझा जाए, यही से बात कर लेते हैं। डंकी एक पंजाबी का वर्ड है। डंकी मीन्स जैसे छलांग मारना होता है, कूद के पहुंचना, हाँ कूद के जाना है, तो उसे डंकी बोला जाता है कि आप एक दीवार फांद के कूद के जाएंगे तो उसे डंकी बोला जाएगा। और जब डंकी की बात आती है तो वो बात वही आ गई कि पनामा के जंगलों का सबसे पहले अपने जहन में बात आ गई, तो बड़े खतरनाक जंगल है, कोई ऐसे वैसे जंगल नहीं है। तो जब वहाँ से हम जाते हैं तो मेरे पास एक पूरा इसका रूट है कि अमेरिका जब भेजा जाता है तो ब्राज़ील, वेनेजुएला, गुयाना, इन सभी चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। ये पूरा नेक्सस है माफिया का, एजेंट्स का। यहाँ वाले ने आगे वाले को बोलना है, आगे वाले ने उससे आगे वाले को बोलना है, पूरा रूट चलता पूरा है, कॉकस बना हुआ है, हाँ, पूरा उनका वो सिंडिकेट है। हाँ, और सिंडिकेट के जरिए ये सारी चीज को आगे तक पहुंचाया जाता है। और मैक्सिको में पहले देखा गया, हमने काफ़ी, आज नहीं बड़े लंबे समय से वीडियोस आते हैं कि वहाँ से केव से जाते हैं, वो नीचे से पहले इधर होते हैं, वो गुफा पार की और दूसरी साइड अमेरिका हो गया। वहाँ पे बॉर्डर है उनका, मैक्सिको के बॉर्डर को लंबे समय से अमेरिका बोलता है कि हम इसे पूरा टाइट करेंगे, सख्ती करेंगे। हमारे देश में इलीगल जो व्यापार हो रहा है या इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं तो हम उन लोगों को रोकेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन कैंपेन था उनका, तो उस कैंपेन में उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया था कि हम इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं उनको वापस भेजेंगे, जो मर्जी हो जाए। तो फिर ये जो एजेंट्स हैं उनको जो कश्ती होती है उसके ज़रिए मीन्स फिर उनको वो नदी पार कराते हैं। वो सारा, वो नदी बड़ी खतरनाक है, हाँ, जो जंगल खतरनाक है, जंगलों को पार सारी चीज़ें वो पार कराते हैं। और फिर देखिए, ये जितने लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को पता है कि डंकी रूट क्या है, कैसे जाते हैं, क्या होता है। और लोगों ने मीडिया में देख देख के भी इन चीज़ों को अंदाज लगा लिया होगा। नंबर 2 पे जो लोग डंकी रूट से जाना चाहते भी हैं फिर, है ना, तो वो आगे जाकर के उन लोगों को पता होता है कि डंकी रूट से हम जा रहे हैं तो इसमें क्या खतरे हैं और क्या हालात पैदा हो सकते हैं। बावजूद उसके वो उसे चूज़ करते हैं। फिर समस्या वही आ गई कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं होती। अगर वापस आएंगे तो क्या कहेंगे। एक बच्चों में होता है ना पीयर प्रेशर कि कोई क्या कहेगा, तो वो भी समस्या एक वहाँ पे बड़ी पैदा हो जाती है कि मैं वापस जाऊँगा तो क्या कहूँगा, घर से तो अमेरिका आया हूँ ना। अच्छा, कई माँ बाप बोल रहे हैं कि दुबई तक तो हमसे इनकी लगातार बात होती रही, दुबई के बाद ये कैसे अमेरिका पहुँचे हमें पता ही नहीं है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो परिवार को बता ही नहीं पाते कि हमारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ है, खाने को नहीं मिला, 4-4 दिन भूखे रहे, वहाँ पे उनके साथ क्या सलूक किया जाता है। वो चीज़ें बड़ी डरावनी हैं अगर हम सोचते भी हैं। तो दिक्कत वही है कि अगर सही ढंग से यहीं पे चीज़ें मिल जाएं तो कोई विदेश क्यों जाएगा। लेकिन अगर विदेश जाना है तो वो लीगल रास्ता ही ऑप्ट करना चाहिए। और वहाँ पे जो ऐसे एजेंट्स हैं ख़ास तौर पे जो इतना बड़ी रकम लेकर के लोगों को ऐसे ख़तरों में डालते हैं और देश की इमेज जो ख़राब हो रही है उसके लिए ये बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, वो एजेंट्स जिम्मेदार हैं। जो लोग अपने मुनाफे के लिए, बच्चे सारा कुछ बेच के जा रहे हैं और एजेंट्स का सभी कुछ बन रहा है। बिल्कुल, और ऐसे ही एजेंट्स के खिलाफ हम भी एक मुहिम चलाएंगे। हम ऐसे लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो इस तरह के वीज़ा एजेंट्स के चंगुल में फंसे हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाया है या उनके बच्चे बाहर फंसे हुए हैं, उनके रिश्तेदार बाहर फंसे हुए हैं। अगर आप इससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी देना चाहते हैं तो 5 जने के व्हाट्सएप नंबर 9090191948 पर एजेंट लिख के अपनी जानकारी दीजिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप वो दीजिए
हम पूरी कोशिश करेंगे कि गृह मंत्रालय तक इन बातों को पहुंचाए, और अगर आपका कोई वहां फंसा है या आप किसी एजेंट के सताए हुए हों तो ये बात भी लीगल तरीके से उठाई जा सके। तो आप सभी से अनुरोध है, आप कमेंट करके ही बता सकते हैं, साथ ही साथ इस नंबर पर अगर आप अपनी जानकारी देंगे तो ये बात हम अथॉरिटीज़ तक पहुंचा भी सकेंगे। ये जो एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इनके चंगुल में जो लोग फंसते हैं, अगर हम देखा जाए इस पूरे विवाद में, अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप अलग हो गए, मोदी अलग हो गए, सरकार जो कर रही वो करी, वो जो भी है, कहीं ना कहीं एक तरह से ये जागरूकता ज़रूर लोगों में आई है कि हमें इस तरह के रूट्स पे नहीं जाना है और ऐसे एजेंट से बच के रहना है। लोगों को अब शायद ये चीज़ समझ में आएगी कि इसको लेके अवेयरनेस होगी। देखिए, लोग अवेयर होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। लोगों को अवेयर होना होगा। लोग पहले से भी अवेयर हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद जितना ये सारा मुद्दा अब चल रहा है, तो इससे और ज़्यादा तस्वीर जो है वो क्लियर होगी लोगों के बीच, और लोग पूरी तरह से अब ऐसे, देखिए वहाँ की सरकार जो है, गृह मंत्रालय जो है, वो पूरी तरह से सख्त हुआ पड़ा है 1-2 दिन से, और पूरे डेटा शीट जो है वो ऐसे एजेंट्स की बन रही हैं जो युवाओं को वर्गलाते हैं, युवाओं को सपने दिखाते हैं बड़े बड़े, और युवाओं को सपने दिखा करके अपने चंगुल में फंसाते हैं, उनको लीगल चीज़ बेच के इल्लीगल सामान जो है वो थमा देते हैं। तो अब लोग खुद भी जागरूक पहले से बहुत ज़्यादा है, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोग और जागरूक होंगे, इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। और ये एक तरह से कड़ा संदेश है उन एजेंट्स के लिए भी जो इस तरह से लोगों को फंसाते हैं, या उन लोगों के लिए भी जो इन एजेंट्स की सच्चाई अगर जानते भी हैं फिर भी उस तरफ बढ़ते चले जाते हैं कि शायद हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। होता है उसमें देश का नाम भी खराब होता है, आपकी भी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, आपका पैसा भी डूबता है, वापस भी आना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा ताकि इस तरह की जो इलीगल इमिग्रेशन है उसमें कम से कम भारतीय लोग इस चंगुल में ना फंसे। ये इनिशिएटिव लोगों को ही लेना होगा सबसे पहले। देखिए, मैं पैसे दूंगा तो जाऊंगा ना, मुझे पता है कि मैं इतने बड़े लेवल पे अगर पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरे हालात क्या हैं, मेरे परिवार के हालात क्या हैं, मैं मेरे परिवार का सब कुछ दांव पे लगा करके बाहर जा रहा हूँ। तो ये मुझे ही चीज़ें तय करनी हैं कि मैंने कैसे जाना है। मैं लीगल वे से जाऊँ, 50 लाख 70 लाख 80 लाख लगा करके अगर मैं इलीगल वे से जा रहा हूँ तो इतने पैसों में तो लीगली टूरिस्ट वीज़ा आपको आराम से मिलेगा। आप जाइए ना, घूम के आइए वापस, क्या दिक्कत है। वहाँ पे जाकर के हालात देखें, वहाँ पे जाकर के कुछ ऐसे बिजनेस मॉडल्स को देखें कि आप यहाँ पे रह करके वो चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना तो वहाँ जाके लीगली आप चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं वहाँ के, वो ले सकते हैं आप, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। लेकिन आप देखिए ना कि अब आपने यूएस जाना है तो 50 से 70 लाख रुपए आपका लगता है, आपने जर्मनी जाना है तो आपका 25 लाख प्लस का जो पैकेज है वहाँ पे रखा हुआ है ना। अच्छा, पैकेजेस में भी इन्होंने रेट निकाले हुए हैं कि ये हमारा प्रीमियम पैकेज है, ये डीलक्स पैकेज है, तो उसमें भी पैकेज रखते हैं। तो यूके के लिए अलग पैकेज है ना, पुर्तगाल के लिए अलग पैकेज है। ये तो बड़ी कंट्री है इसलिए चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन छोटी कंट्रियों में भी जाते हैं, दुबई में जाते हैं, स्पेन में जाते हैं, मस्कट में जाते हैं, वो चीज़ें अलग से रहती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसीलिए जुड़ती हैं कि पंजाब के युवाओं को जैसे अवसर मिलने चाहिए वो अवसर उनको वैसे ढंग से, वैसे तरीके से नहीं मिल पा रहे। अगर वो उन्हें वहाँ पे मिले, वहाँ की जो भी सरकारें हैं वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे तो कोई क्यों बाहर जाएगा। क्या करना चाहिए आपको, क्या लगता है, आप पत्रकार के तौर पे जब आप देखते हैं पंजाब को, आपको क्या लगता है सरकारों को क्या करना चाहिए कि इस तरह का जो पलायन है युवाओं का विदेशों की तरफ उसे रोका जा सके? देखिए, युवा जब पढ़ जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, उनके पास जो जॉब्स का सबसे बड़ा क्राइसिस रहता है कि मैं, मान लीजिए मैं एमए कर लिया, मैंने एमकॉम कर लिया, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जॉब कहाँ मिलनी है, कैसे मिलनी है। अब मैं एमकॉम करके 10,000 की जॉब पर लगूंगा तो मेरे पर एक मानसिक दबाव बना रहता है कि मैं एमकॉम करके 10,000 की जॉब पे लगाऊं। ये चीज़ें रहती हैं ना। तो जॉब्स जो है वो किसने क्रिएट करनी है, वो सरकारों ने क्रिएट करनी है। जो बैकलॉग है उसे किसने भरना है, सरकारों ने भरना है।
तो भरना चाहिए ना, जो नौकरियां खाली पड़ी हैं वो भरनी चाहिए। पंजाब में सरकार में ऐसी क्या कमियां रह गई कि इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाए, ये पलायन नहीं रोक पा रहे, युवाओं का वहाँ से निकलना, विदेशों की तरफ आकर्षित होना, तमाम जान जोखिम में डालकर वहाँ पर पहुँचना, सब कुछ गवा कर वहाँ पर पहुँचना, वो ये तक करने को तैयार है। सरकार की कमियाँ कहाँ कहाँ है? पिछली इतनी सरकारों में 20-25 सालों में हुआ क्या वहाँ? हमारे वहाँ की सरकारों में कभी भी ये एजेंडा ही नहीं आया, कभी भी मैनिफेस्टो का ये चीज़ हिस्सा ही नहीं बन पा रही कि हम युवाओं का पलायन रोकेंगे, हम युवाओं को विदेश नहीं जाने देंगे। समस्या ही नहीं माना जाता इसे, है ना। तो उस चीज़ को जब तक हम मानेंगे नहीं तब तक हम उस पर कुछ काम भी नहीं करेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ही ये आ रही है कि वहाँ पे मैनिफेस्टो का हिस्सा ही नहीं हम लोगों ने इसे बनाया, क्योंकि शायद सरकारों को या शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगा ही नहीं होगा कि ये इतना बड़ा इशू है। लेकिन इशू यही सबसे बड़ा है कि पंजाब खाली हो रहा है, गांव खाली पड़े हैं पंजाब के। युवा वहाँ की जो मीन्स क्रीमी लेयर है, मान ली आइल्स करना है तो आइल्स में जिसके 7 बैंड आएंगे वो विदेश जाएगा, है ना। तो 7 बैंड वालों को विदेश वाले ले गए, है ना। जो कम वाले हैं वो आपके पास रह रहे हैं, है ना। तो वो मीन्स हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे हैं। समस्या है जो दिख रही है, हकीकत उस चीज का बता रहे हैं कि क्रीमी लेयर वो सारे को, आपका जितना पोटेंशियल है वो सारा विदेशी धरती पे जा रहा है। हमारा आप देखिए रेवेन्यू की बात, हम अगर रेवेन्यू मॉडल की बात करें कि एक बच्चा अगर जाता है, मान लीजिए वो स्टडी वीजा पे जा रहा है ना, तो ये इलीगल माइग्रेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं स्टडी वीजा की बात कर रहा हूँ। तो अगर एक बच्चा हमारा स्टडी वीजा के लिए कनाडा जाता है तो वो 30 से 40 लाख रुपए उसका खर्चा आता है। पंजाब का 30 से 40 लाख रुपया लीगली विदेश में जा रहा है। हमारा जो पूरा पोटेंशियल है, जो हमारा यूथ है, साथ में वो जा रहा है। जब वो वहाँ पे चला गया, और समस्या ये रहती है कि जब वो वहाँ पे चला गया, वहाँ पे सेटल हो गया, वहाँ पे पीआर आ गई, तो वो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 5 बार ही भारत आएगा। उसमें भी एक बार वो आएगा जब वहाँ पे उसको पीआर हो रही है तब आ रहा है, उसके बाद अपनी शादी के लिए आएगा, उसके बाद में यहाँ पे कुछ हो गया तब आएगा, कोई फंक्शन है, और उसके बाद में फिर उसके जब बच्चे हो जाएंगे तो वो बोलेंगे हमें तो इंडिया जाना नहीं है, हम तो यहाँ के बॉर्न एंड ब्रॉट अप है ना। तो फिर यहाँ पे अपनी ज़मीन बेचने आएगा। बिल्कुल, और यही होता रहा है और ये हो रहा है। अच्छा, फिर दिक्कत ये आ जाती है एनआरआईज के साथ। दिक्कत एक ये भी आती है कि मान लीजिए एक एनआरआई है, उन्होंने अपनी ज़मीन मुझे दे दी कि आपने इसकी देखभाल करनी है, मुझे पता है कि इन्होंने कौन सा बांधा है ना, तो उस पर मैं कब्जा कर लूँगा। वो समस्या भी आ रही है। तो वो पिछली सरकारों ने एनआरआईज के लिए वहाँ पे विंग बनाया कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिंगल विंडो सिस्टम आपको देंगे, तो वो चीज़ भी जो है वो वहाँ पे हो रही है। लेकिन एनआरआईज में जो एक बार जब भरोसा उठ जाए ना, तो वो फिर दोबारा कायम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिसका वो बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है। हाँ। तो वही दिक्कत जो है वो एनआरआईज के साथ फिर हो जाती है। अच्छा, फिर वहाँ पे एक ये भी होता है कि एक चला गया तो सभी ने जाना है, फिर चाहे घूमने जाएंगे। हाँ, ये चेन रिएक्शन टाइप का हो जाता है। हाँ, कि हाँ मीन्स बेटी गई है या बेटा गया है, फिर उसने अपने मदर फादर का भी पीयर प्रेशर जिसे बोलते हैं वो भी रहता है कि हाँ कि बात वही आ गई ना कि एक स्टेटस लेवल बन गया कि अच्छा पड़ोसी चले गए, मैं क्यों रह गया, मेरा भी जाना चाहिए, मेरा क्यों नहीं जाना चाहिए, है ना। तो जाना चाहिए। मैं खुद की बात बताता हूँ, मुझे कैमरे पे बोलने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी खुद की बेटी जो है वो मुझे बोल रही है कि मुझे जाना है कनाडा। तो मैंने उसे बोला कि हमें यहाँ पे बेटर ऑप्शंस हैं, लेकिन बच्चों को समझाना इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके साथ ही चले जाते हैं। बोले कि मेरे तो सारे फ्रेंड सर्कल जा रहे हैं, हम क्या करें, हमने भी जाना है ना। तो कई बार पेरेंट्स को मजबूरन भेजना पड़ता है, आप अफोर्ड नहीं भी करते तो भी भेजना पड़ता है कि बच्चों के आगे हर माता पिता जो है ना वो बच्चों के आगे झुकना ही पड़ जाता है उन्हें, जैसे तैसे मर्जी झुकें। मीन्स ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि अगर मेरे साथ ये प्रेशर है तो कई पेरेंट्स के लिए वो प्रेशर होगा। हालांकि बच्चों को समझाने में हम कई बार उतना सक्षम नहीं होते कि उनको समझाया जाए, लेकिन कई बार बच्चों को हम समझा इस तरीके से देते हैं कि वो समझ जाते हैं। तो मेरी बेटी को मैंने बोल दिया कि ठीक है तुम जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, भेजेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद। सो स्टडी वीज़ा के लिए भी अगर आपको भेजना है, हम यहाँ पे जब इतनी बड़ी इशू पे बात हो रही है, तो स्टडी वीज़ा पे भी जब आपको अपने बच्चों को भेजना है तो उनको कम से कम बीए के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भेजा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। उसका कारण है कि एक तो 12th तक पहली बात है कि हम अपने बच्चों को अकेले स्कूल बस तक नहीं जाने देते।
स्कूल की बस में भी मीन्स माँ या बाप खुद छोड़ने जाता है, जब आते हैं तो खुद उनका बैग उठा के हम लेके आते हैं। अच्छा, तब तक तो हमने उन्हें बाजार जाना अकेले सिखाया नहीं होता और सीधा कनाडा भेज देते हैं, है ना। और फिर जब वहाँ पे जाके बच्चे परेशान होते हैं, फिर हम पीछे से रोते हैं कि करें क्या, पैसे इतने लगे होते हैं, वापस नहीं बुला सकते होते। तो अगर बच्चा ग्रेजुएशन के बाद जाएगा, बच्चा सेटल हो जाता है, उसे लाइफ की चीज़ें जो हैं वो पता चल जाती हैं, 2-3 साल उसकी एज बड़ी हो जाती है, कॉलेज में जाता है, उसे थोड़ा माहौल का पता चलता है, उसके बाद में बच्चा वहाँ पे जाके अपने आप को अच्छे से संभाल सकता है, चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकता है। तो ग्रेजुएशन के बाद अगर बच्चा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इस चीज़ से कि फिर बात हम फिर वहीं पे आते हैं कि डिपोर्टेशन की बात पे जब पंजाब की बात चल रही है, तो पंजाब का यही जो एंगल हमेशा से रहा है कि जब भी चीज़ होती है, चीज़ें जब बिगड़ती हैं तो पंजाब को आगे कर दिया जाता है। तो पंजाब को आगे करने के बजाय अगर उन चीज़ों को इस तरीके से हैंडल किया जाए। अच्छा, एक जो जब हथकड़ियों की बात आ रही है तो एक वहाँ से ये चीज़ आ रही है कि अगर वो चीज़ें ना होती तो शायद वो झगड़ा करते या कुछ ऐसी वैसी। हाँ, ये भी एक बात खबर हो आई है जाती कि हथकड़ियाँ लगाने के पीछे की वजह ये है कि अगर वो एक दूसरे से मारपीट करते, घायल हो जाते, उन्हें एडमिट कराना पड़ता और उनको फिर वहाँ पे रुकने का समय हाँ, मिल जाता। कुछ और शायद यही वजह एक बताई गई है, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको उठाया है, भारत सरकार भी इस पर नजर रखे हुए है। कारण इसके विदेश पीछे मंत्री ने ये चीज़ कल भी क्लियर की है कि वो इस चीज़ को अमेरिका के साथ डिस्कस करेंगे कि इन फ्यूचर जो है ऐसा दुर्व्यवहार ना किया जाए। लेकिन फिर हम उस चीज़ पे जब चर्चा करेंगे या उस चीज़ पे जब हम बात करेंगे कि एजेंट्स जो हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई जो है वो सख्त से सख्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो डंकी रूट से जाते हैं, इलीगल तरीके से विदेशों में जाते हैं, फिर वो चाहे किसी भी राज्य से हो। पंजाब का नाम इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि पंजाब में इस तरह के एजेंट्सों की भरमार है। एक, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि एक बिजनेस मॉडल बन चुका है और वहाँ पे किस तरह का लोगों का क्रेज़ है, ख़ास तौर से युवाओं में विदेश जाने का, चाहे वो रोज़गार की वजह से हो, चाहे वो एक दूसरे को देखकर एक चेन रिएक्शन के तौर पर हो, या वहाँ की लाइफस्टाइल से प्रभावित होकर जाने का लोगों के अंदर क्रेज हो। वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी जाती है, मन्नत मांगते हैं लोग विदेश जाने के लिए, इसलिए पंजाब का नाम ज़्यादा सामने आता है। लेकिन सबसे बड़ा काम यही होना चाहिए कि जो इस तरह के एजेंट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इन लोगों का पैसा भी लेते हैं, दूसरा इन्हें इलीगल तरीके से भेजते हैं और फिर ऐसी परिस्थितियों में फंसा देते हैं कि इन्हें डिपोर्ट किया जाता है, जिससे देश की भी बदनामी होती है और इन लोगों का मनोबल भी टूटता है, आर्थिक तौर पर भी परेशान होते हैं और मानसिक तौर पर भी परेशान होते हैं। और ऐसे ही एजेंट्स के लिए मैं आपको फिर से बोल देती हूँ कि अगर आप पांचजन्य को के इस नंबर पे इस तरह की कोई जानकारी देते हैं इन एजेंट्स के बारे में, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके बात जो है वो मंत्रालय तक या आपको कानूनी हेल्प वहां से मिल सके। नंबर मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, 9090191948। इस पे व्हाट्सएप करिए, एजेंट लिखिए, अपनी समस्या या इस तरह के एजेंट की कोई जानकारी है तो वो डालिए जो इस तरह का फ्रॉड करते हैं या गलत तरीके से वीजा बनाते हैं, या अगर आपके साथ कोई हादसा इस तरह का हुआ है, नुकसान आपका हुआ है, तो आप उसको भी इस पे शेयर कर सकते हैं। जी प्रमोद जी। तो मैं एक ज़रूर ये बात कहूँगा, सरकारों के एंड पे भी जो चीज़ होनी चाहिए कि जब एजेंट्स पे आप कार्रवाई कर रहे हो या कार्रवाई करेंगे तो उनसे इस रूट को ज़रूर क्लियर किया जाना चाहिए। रूट क्यों क्लियर किया जाना है? हाँ। उनकी चेन का पता चले कि ये इस लेवल पे ऐसे लोगों से, इनके किन लोगों से कनेक्शंस हैं और कनेक्शंस कैसे स्थापित किए इन लोगों ने। मीन ये तो क्रिमिनल कार्रवाई भी इससे बनती है, बड़े लेवल पे है ना। हाँ। और मीन्स आप यहाँ का फंड्स जो है वो गैर कानूनी ढंग से विदेशों में भेज रहे हो, वो एजेंसी भेज रहे हैं ना, तो उसमें मीन्स जाहिर तौर पे उस पर ईडी इन्वॉल्व होना चाहिए कि कैसे जा रहा है ये, है ना। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ साथ ये जो आप यहाँ का मनी लॉन्ड्रिंग टाइप का मनी लॉन्ड्रिंग जो कर रहे हो, उस चीज़ पे सारी जो है वो सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी ना, तब तक ये चीज़ें जो है वो रुकने वाली नहीं है। और रोकने के लिए सरकार को ही सख्त से सख्त जो है वो कदम उठाने होंगे, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे देश की सरकार हो।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मुद्दा हालांकि हम जैसा कि बता रहे हैं कोई पहली बार नहीं हुआ। डिपोर्ट करने का सिलसिला 2009 से लगातार चल रहा है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जैसा कि विदेश मंत्री ने भी कहा। लेकिन अब जब ये मुद्दा उठ ही गया है तो ये जागरूक होने का भी समय है उन लोगों के लिए जो इस तरह के वीज़ा एजेंट्स के चंगुल में फंसते हैं, डंकी रूट का सहारा लेते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, देश का पैसा भी बाहर भेजते हैं, देश की भी बदनामी होती है और खुद का भी नुकसान होता है हर तरीके से। और वापस जब देश आना पड़ता है तो आप शर्मिंदगी का भी सामना करते हैं और आगे जाके क्या करेंगे एक प्रश्न चिन्ह ये भी लगा रहता है। तो इस पूरी घटना से सबक लेना भी बहुत जरूरी है। प्रमोद जी, पंजाब से जुड़े हुए मुद्दों पर हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल आप 5 जनवरी से जुड़े उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार।